कभी कभी जाना भी शुभ होता है। मेरे जाने से आप एंटोन क्लास लेने लग गए नहीं? हाँ, अच्छी बात होगी ना ये तो। और मैं संपूर्ण चला जाऊं तो तुम्हारा सारा कोर्स भी हो जाए, तो मेरे जाने में तुम्हारी भलाई है नहीं? और कैसे हो? मन लग गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? सोल टेम्परेचर की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, कंडक्शन, सॉरी उसके हाँ, ये ट्रांसफर होने की, ट्रांसमिशन की। कौन कौन सी थी? 3 टाइप की थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट नंबर पे लिखिए कंडक्शन, लिखिए। अच्छा, संडे को टेस्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ? अब होगा शायद, है? कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर होती है वन मटेरियल टू अदर मटेरियल, वन प्लेस टू अदर प्लेस, हॉटर प्लेस टू कोल्डर प्लेस। जहां पे गर्म है वहां से जहां पे ठंडा है वहां की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिशन होगी। बट जो मटेरियल गर्म है वो खुद मूव नहीं होगा। लाइक अपन बात कर रहे हैं चिमटे की या किसी भी लोहे की चीज की, जो आयरन रोड होती है, आयरन रोड को अपन एक सिरा गर्म करें तो दूसरे सिरे तक भी गर्मी, वो जो हीट है वो पहुंच जाती है। लेकिन आयरन की रोड खुद नहीं पहुंचती, वो हीट ट्रांसमिट होती है। और कैसे होती है? उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर है, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन करते हैं और वो हीट ट्रांसफर करते हैं। वो मोशन, अच्छा अपन ने पढ़ा भी था कि हीट क्या होती है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तब हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होगी तो ये मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को गर्म करेगा, ना कि एक मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। इसको बोलते हैं कंडक्शन। लाइक आयरन रोड है, आयरन रोड को यहां से अपन ने गर्म किया तो यहां गर्म होंगे, धीरे धीरे जो हीट का कंडक्शन है वो हॉटर टू कहां होगा, कोल्डर प्लेस में। और होगा कैसे? इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल मोशन है उसके थ्रू होगा, ना कि मेटेरियल के खुद के मूव होने से। तो जब मॉलिक्यूल्स मोशन, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को गर्म करे और फिर ऐसे पूरी की पूरी सीरीज चले, उसको तो क्या बोलते हैं, कंडक्शन। लेकिन मान लीजिए मैटर ही यहां से हटके यहां आ जाए और यहां की चीज को गर्म करे, यहां के प्लेस को गर्म करे, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कंडक्शन अपन सबसे अच्छा एग्जांपल है लोहे की आयरन रोड जो होती है, उसको अपन कहीं पे भी गर्म जगह पे रखे, धीरे धीरे वो पूरी की पूरी रोड गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को गर्म करेंगे। इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो लिखिए कंडक्शन में ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कल तो क्लास ही नहीं होती ना शायद। ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर through the internal motion of molecules, internal motion of molecules। इंटरनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से एक गर्म जगह से दूसरी गर्म स्थान यदि गर्म हो रहा है, दूसरा ठंडा स्थान गर्म हो रहा है, इस टाइप के हीट ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, कंडक्शन। कैसे? इसमें खुद जो मटेरियल है, जैसे कि मान लो कोई भी मटेरियल है तो खुद मूव नहीं होगा, सिर्फ उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन करेंगे, वो रैंडम मोशन करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे और इस वाइब्रेशन की वजह से पूरी की पूरी वो रोड है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें अपन को देखना है कि मान लीजिए यहां पे गर्मी हो गई, या देखते हैं यहाँ पे जो एसी के आसपास का रीजन है वो ठंडा होता है, लेकिन धीरे 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 यहां तक भी ठंडक पहुंच जाती है। ये जो ठंडक पहुंची है, ये जो हीट ट्रांसमिशन हुआ है, ये कंडक्शन से नहीं हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, पूरी जो एयर है वो ठंडी होगी और जो ठंडी एयर है वो खुद मूव करेगी और वो कहां पहुंच जाएगी, दूर तक, जहां पे
नहीं है हीट वहां तक पहुंच जाएगी। ये टाइप का जो हीट ट्रांसमिशन होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? तो एक हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन। अच्छा, कंडक्शन सॉलिड और लिक्विड में पॉसिबल नहीं है, ये किस में होता है? सॉरी, लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल नहीं है, ये किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। तो लिखिए, थ्रो द कंडक्शन, थ्रो द कंडक्शन मैं लिखवा देता हूं, मैं लिख लेता हूं। किसमें होता है? किसमें होता है? सॉलिड बॉडीज में। सेकेंड नंबर पे है कन्वेक्शन। फर्स्ट था कंडक्शन, सेकेंड नंबर कन्वेक्शन। अच्छा, यदि पूछ ले सोइल में मेजर टाइप का सोइल हीट ट्रांसमिशन किस टाइप का है? कंडक्शन है। सोइल में मेजरली किस टाइप से हीट ट्रांसमिशन होती है? कंडक्शन से। सेकेंड नंबर पे लिखिए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में अब हीट ट्रांसमिट होगी लेकिन थ्रू द मॉलिक्यूल मोशन से नहीं होगी। जो मॉलिक्यूल मोशन में है वो खुद मॉलिक्यूल्स, वो पूरा का पूरा सबस्टांस एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेगा? मूव कर लेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेजरली विंड जो फॉर्म होती है, विंड जो बनती है, आप एग्रोमेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, जो विंड चलती है, विंड का मूवमेंट पे किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर वेरिएशन पे, प्रेशर पर नहीं करता, टेम्परेचर वेरिएशन पे। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हमेशा जो विंड है वो जहां पे लोअर टेम्परेचर होगा वहां पे क्या करेगी? मूव करेगी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वो वॉल्यूम इंक्रीज होते ही वो कहां की तरफ जाएगी? जहां पे टेम्परेचर क्या है? लो है। और इसी से विंड फॉर्म होती है, हवाएं चलती है। और जितने टाइप के आप विंड पढ़ेंगे, जब मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पता चलेगा कि जो विंड फॉर्म होती है वो मेनली टेम्परेचर की वजह से होती है, ना कि प्रेशर या अदर रीजन की वजह से। तो इसका मतलब है यदि टेम्परेचर बढ़ जाए किसी बॉडी का, तो टेम्परेचर बढ़ते ही वो क्या होता है? वो मूव करना शुरू करता है। और कहां से मूव करेगा? मान लीजिए वो टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां से कम की ओर मूव करेगा, और जहां पे ज्यादा था टेम्परेचर वहां से कम की तरफ मूव करेगा, तो हीट भी क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। अब इसमें क्या होगा? टोटल जो सबस्टांस गर्म है वो वहां से मूव करेगा जहां पे सबस्टांस क्या है? ठंडा है या फिर कोल्डर है। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। जैसे हवाओं का चलना, गर्म हवाएं चल के ठंडी, लू चलती है तो लू में क्या होता है? जो गर्म हवाएं होती है वहां से कहां की ओर आती है? ठंडी हवाओं की ओर। ये किस टाइप का है? कन्वेक्शन है। यहां पर गर्म जल का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या है? कन्वेक्शन है। तो लिखिए कन्वेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, transmission of heat from ओके। तो अब इसमें सबस्टांस खुद खुद क्या होगा? मूव होगा। कहां से? हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। जहां हॉट हो गया वहां से वो चाहेगा कि वो कोल्डर की तरफ जाए, ठंडे रीजन की तरफ जाए, ठंडे स्थान की तरफ जाए। और उससे क्या होगा? जहां पे गर्मी ज्यादा होगी वहां से गर्मी जहां कम होगी वहां पे जाएगी। और ये किसमें मेनली हीट ट्रांसमिशन प्रोसेस या मैकेनिज्म है? थ्रू द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसमिशन होता है। लेकिन यदि सॉलिड की बात करें तो कंडक्शन में। ओके। एंड लास्ट लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रेडिएशन। इन दोनों से बहुत ज्यादा विपरीत है।
जब अपन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की बात करते हैं तो इनको हीट फ्लो होने में या हीट को ट्रांसमिट होने में, हीट को ट्रांसफर होने में, हीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में इनको मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम सॉलिड नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा। लिक्विड या एयर खुद ट्रांसफर नहीं होगी तो कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन रेडिएशन हीट ट्रांसमिशन करता है विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडिया। तो रेडिएशन क्या है? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट एनी मीडिया और मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। अच्छा कैसे? लाइक सनलाइट है। सनलाइट कहां से आ रही है? सन से आ रही है, और सन से यहां तक आप देखेंगे पूरा अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में अपने एटमॉस्फेयर के अलावा कहीं गैसेज है या नहीं भी है, वैक्यूम है, लेकिन उस वैक्यूम में भी अपनी सनलाइट आ रही है, यहां तक पहुंच रही है। 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सन के सरफेस का। जहां सन है वहां के सरफेस का कितना टेम्परेचर है? 6000 डिग्री सेल्सियस। वहां से यहां आ रहा है और लगभग अपन देख रहे हैं कि 20 to 21 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर का अपना टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू सन। मतलब टेम्परेचर तो पहुंच रहा है, लेकिन यहां से यहां तक की जब अपन दूरी देखेंगे, उस दूरी में बहुत जगह वैक्यूम है, कोई मीडियम है ही नहीं, ना गैसेज है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, फिर भी तो टेम्परेचर आ रहा है, फिर भी वो हीट मूव हो रही है। और ये जो हीट मूव होती है वो किसके थ्रू होती है? रेडिएशन के थ्रू। किसके थ्रू होती है? रेडिएशन के थ्रू, लाइट के थ्रू, लाइट रेज के थ्रू। तो रेडिएशन क्या होती है? लाइट की रेज होती है जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए हीट को ट्रांसमिशन होने के लिए। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट थर्ड नंबर पे है रेडिएशन। तो ये क्या होता है? रेडिएशन होता है। और ये रेडिएशन, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सबको गर्म कर सकता है, इक्वली गर्म कर सकता है सबको। लाइक सनलाइट है, अपने एटमॉस्फेयर के जो एटमॉस्फेयर की गैसेज है उनको भी गर्म कर रहा है, अपने जो सॉलिड स्फीयर है अपना लिथोस्फीयर, इसको भी गर्म कर रहा है, और अपना हाइड्रोस्फीयर को भी क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है फ्लो होने में। फ्लो होने में इसको किसी भी, या ट्रांसमिट होने में इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। और मेजरली जो अर्थ पर हीट आती है, हीट ट्रांसमिट होती है, हीट इनकम होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है? रेडिएशन के फॉर्म में होती है। अर्थ पे जो इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग जो हीट है वो किसके फॉर्म में आती है? रेडिएशंस। कुछ रेडिएशंस आती है अर्थ की सरफेस से टकराती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, और कुछ जो ऑब्जेक्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ जो पार्ट होता है रेडिएशन का वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड अब एब्जॉर्प्शन का या फिर इंसिडेंस का और रिफ्लेक्शन का जो ये रेशियो है इसको बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं? आई थिंक एल्बिडो अपना कंप्लीट हो चुका था। ओके, तो ये तीन प्रकार की मेजर, ठीक है, ये तीन प्रकार की क्या है? मेजर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है किसकी? हीट की, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, जैसे सन है तो हॉटर बॉडी है, और अपना पूरा जो अर्थ है वो क्या है? कोल्डर है। तो वहां से यहां तक आ रही है किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। और कोई सॉलिड पार्ट है, उसका एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गर्मी पहुंच रही है, कंडक्शन। और यदि खुद अपना लिक्विड या एयर मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आया? अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? 12। अच्छा, आप कोटा से, ये भी तो एक कोटा से हैं आप, सेम कैंपस से? अच्छा, और एक और साथी थे ना तुम्हारे? हाँ, घर तो जाना ही चाहिए, घर तो चले ही जाना चाहिए, ठीक है, सबसे बढ़िया जगह वही होती। अच्छा, अपन क्या लिख रहे थे? मेरा आने का मंडे को था, लेकिन घर है, नहीं छूटता, नहीं छूट जाता तो महान बन जाते अपन। जिन्होंने भी घर छोड़ा सारे महान बन गए, अपन नहीं बन सकते, अपनी मतलब नियति में लिखा ही नहीं है महान बनना, अपना तो यही बन के रह जाना है। अच्छा, ये तीनों समझ में आ गया? अब लिखिए लेटेंट हीट, या बहुत काम की हीट है, लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ लेटेंट?
लेटेंट मीन हिडन, छुपी हुई। लेटेंट का मीन क्या होता है? हिडन हीट। तो ये हीट कैसी है? छुपी हुई है, हिडन है। लिखिए, अभी समझाते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लिख दिया। तो लेटेंट का मीन हिडन होता है और छुपी हुई कोई हीट होती है। अच्छा, अब इसको समझते हैं अपन। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए मैं एक बर्फ ले रहा हूं, बर्फ का टुकड़ा, आइस की स्लाइस ले रहा हूं और एक वाटर ले रहा हूं। अच्छा, वाटर कंडेंसेशन कब होगा, कब जमेगा, कौन से टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस किसी का, अपन किसी भी वाटर का टेम्परेचर कर देंगे तो वो जम जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, आइस बन जाएगा ना। इसका मतलब वाटर को अपन 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे तो क्या बन जाता है? आइस। अच्छा, वाटर जो है वो किस स्टेट में होता है और आइस सॉलिड स्टेट। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर भी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, जब बर्फ बनने से जस्ट पहले का वाटर, और 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी देर तक और रहा तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। मतलब आइस, वाटर भी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रह सकता है, बहुत ठंडा पानी, और वो थोड़ी देर और 0 डिग्री सेल्सियस वाले एटमॉस्फेयर में रहे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। यहां एक बात देखने वाली है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बट जो सबस्टांस है उसकी स्टेट क्या हो जा रही है? चेंज। कहां से कहां तक? लिक्विड से सॉलिड। इसका मीन है कि विदाउट इंटरप्रेटिंग या विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ सबस्टांस, बट स्टेट ऑफ सबस्टांस इज चेंज, इज नोन एज लेटेंट हीट। हीट रिक्वायर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ सबस्टांस बट नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ सबस्टांस इज नोन एज लेटेंट हीट। अब यहां वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा मुझे बताओ, हीट चाहिए, हीट रिलीज होगी ना। तो जितनी हीट रिलीज होगी वाटर को आइस बनने में या फिर आइस को वाटर बनने में जितनी हीट चाहिए, वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट। कौन सी हीट? इसका मतलब टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस सबस्टांस की क्या चेंज हो गई? स्टेट चेंज हो गई। स्टेट का मतलब सॉलिड से किस में आ गया? लिक्विड में आ गया, या लिक्विड से किस में चला गया? यदि इससे यहां जा रहा है तो हीट रिलीज करेगा, और यहां से यहां आ रहा है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। आपने फ्रिज का फ्रीजर खोला है कभी? अच्छा, उसमें से गैसेस निकलती है बहुत, मतलब आप देखेंगे बहुत सारा धुआं निकलता है जब आप खोलते हैं। क्यों निकलता है? वो एनर्जी होती है। जब अपन वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अच्छा आपने सिलाएं देखी है, बड़ी बड़ी सिलाएं होती है, आइस की स्लाइसेस, उससे ऊपर से धुआं निकलता है। क्यों निकलता है? लेकिन उसको जब अपन बाहर एटमॉस्फेयर में रखेंगे, जब वो गलने लग जाएगी, जब वो फ्यूजन होने लग जाएगी, तब उसमें से कुछ गैसेस नहीं निकलती, कुछ धुआं नहीं निकलता। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अपन समझते हैं कि वाटर के साथ क्या क्या हो सकता है, उसके बाद अपन को लेटेंट हीट समझ में आएगा। वाटर सबसे पहले किस फॉर्म में हो सकता है? लाइक आइस है तो सॉलिड स्टेट में हो सकता है। आइस से किस में चेंज हो सकता है? वाटर में। ये लिक्विड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? और ये वाटर वापस किस में चेंज हो सकता है? वेपर में, भाप में। और ये कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। तो इसका मतलब है वाटर जो सबस्टांस की या पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती है, 3 स्टेट्स होती है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। क्या चेंज करने से? टेम्परेचर चेंज करने से। यहां पे टेम्परेचर कितना है? यहां पे लगभग 20-25 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, और यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जब 100 डिग्री सेल्सियस से होता है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर पर। मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? वेपर बन जाएगा। इसका मतलब वाटर तीनों ही सबस्टांस के स्टेट में रह सकता है। लेकिन अपन बात करें कि अपन को सॉलिड जो है, लाइक आइस, इस आइस को अपन को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ हीट चाहिए। जब हीट होगी तभी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो ये क्या करेगा? इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे और किसमें चेंज हो जाएंगे? वाटर में। और मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना आइस है, इसको चेंज करना है वाटर में, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर कितना रखना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर है, ये हीट होती है लेटेंट हीट।
कौन सी हीट होती है भैया? लेटेंट। या मान लीजिए अपना वाटर है और इस वाटर को चेंज करना है किसमें? वेपर में। किसमें चेंज करना है? लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ही वेपर का रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेट क्या हो जानी चाहिए? चेंज। वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। तो लिखिए, लेटेंट में नीडल लिख लिया ना आपने, लेटेंट हीट। समझ में आया? वो हीट जो रिक्वायर है सबस्टांस को स्टेट चेंज करने के लिए, ना कि उसका टेम्परेचर चेंज करने। टेम्परेचर तो हर टाइप की हीट चेंज करती है ना। जैसे कि मान लो अपन अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो किसी भी हीट मटेरियल के पास या हीट सोर्स के पास जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, लेकिन अपना स्टेट चेंज नहीं होता। वो हीट अलग टाइप की हीट है। लेकिन स्टेट चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं हो, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप, टू टाइप्स की। फर्स्ट वन इज, होती बहुत टाइप की है लेकिन अपने काम की टू टाइप की है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। यदि अपन को सॉलिड से किसी भी सबस्टांस को लिक्विड में चेंज करना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और इसको उल्टे को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, जम जाना, जमा हो जाना। ठीक है। और इस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन होता है। लिखिए यहां तक, ये वाली प्रोसेस लिखिए। लिख दिया? तो सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में क्या होता है? फ्यूजन। और लिक्विड का वापस सॉलिड बनना कंडेंसेशन। अरे भैया, बोतल आपने रखी होगी ना फ्रीजर में, तो पानी किसमें? बर्फ में चेंज हुआ होगा ना। बचपन में तो बहुत कुछ किया होगा। ठीक है। आइसक्रीम जमाई होगी आपने फ्रीजर के अंदर, तो क्या करते हैं अपन? पानी के अंदर कुछ भी मिक्सर घोल के, कलर वगैरह, मीठापन घोल के अपन क्या रख देते हैं? फ्रीजर में रख देते हैं। अपन देखते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद वो फ्रीजर उस पानी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? आइस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब लिक्विड किसमें जम हो गया? सॉलिड। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और सॉलिड से वापस लिक्विड बनना फ्यूजन। लाइक अब मैं बात कर रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, कि आइस जो है, इस आइस को कन्वर्ट करना है मुझे वाटर में। किसमें कन्वर्ट करना है? बट टेम्परेचर ऑफ आइस इज should be 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं चाहिए मुझे। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। तो मतलब यहां किस फॉर्म में था? ये सॉलिड। और यहां किस स्टेट में आ गया? ये लिक्विड। तो अच्छा, इसमें कन्वर्ट करना है अपन को फॉर्म में, तो कुछ हीट रिक्वायर होगी। और जो वो हीट रिक्वायर होगी इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वो होती है 80 कैलोरीज। कितनी? 80 कैलोरी। जब 80 कैलोरी अपन इस हीट देंगे आइस को, तो वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज इसका नहीं होगा। तो यदि क्वेश्चन आ जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी। कितनी कैलोरी? और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस जब आइस बनेगा तो कितनी हीट रिलीज करेगा? 80 कैलोरी। ये तो रिक्वायर है। और इसका उल्टा होगा तो ये क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। लिख लीजिए। आ रहा है देवगन? समझ में आ रहा है? सब बढ़िया।
ये सब यूजी में पढ़ना होता है ना। अच्छा, लैब किस किसने देखी सॉइल की? लैब देखी तो है, कैसी होती है? हैं? ये लिख दिया। सेकंड नंबर पे होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? अच्छा, वेपोराइजेशन होता क्या है? जब अपन बात कर रहे हैं लिक्विड की, किसकी बात करें, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में। लाइक बात करें अपन वाटर, और वाटर किस में चेंज हो जाए? वेपर में। लेकिन टेम्परेचर जो है वो वाटर का मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वेपर का भी कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और स्टेट क्या हो जानी चाहिए? चेंज। ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये होती है फॉर 80 कैलोरी, फॉर सॉरी 540 कैलोरीज, 540 कैलोरी। अच्छा, आप बोलेंगे सर वाटर तो वेपर में चेंज होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, नहीं होता? अरे 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी तो वेपर बनेगा। 100 डिग्री से पहले वेपर कैसे बना दिया आपने? 20 पे वेपर बना दिया। नहीं। अच्छा, आपने देखा है कभी समुद्र को उबलते हुए? अच्छा, आपने मिट्टी को उबलते हुए देखा कि मिट्टी का पानी उबल रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं? नहीं उबलता। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो ही नहीं सकता मिट्टी का, होगा तो प्लांट मर जाएगा ना। 100 डिग्री सेल्सियस मिट्टी का टेम्परेचर हो गया तो प्लांट मरेगा नहीं क्या? प्लांट की रूट्स तो सारी की सारी, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पे प्लांट की रूट्स को रख के देखिए, सब मर जाएंगे। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस पे राइजोबियम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या सोइल से पानी इवोपरेट नहीं होता? सोइल से पानी वेपोराइज नहीं होता? होता है, होता है सोइल से पानी वेपोराइज। अरे भैया, सोइल को अपन एटमॉस्फेयर में रखिए, पानी उड़ जाएगा ना। इसका मतलब उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वेपोराइजेशन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए। उसको चाहिए कैलोरीज। जितनी ज्यादा कैलोरीज वो एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो क्या हो जाएगा? जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्टेट में क्या हो जाएंगे? चेंजेस हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी किसमें बदल सकता है? वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे अपना टेम्परेचर कितना है इस एटमॉस्फेयर का? 16-17 होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ओपन सर क्लोज रूम का इतना ही होता है। या यहाँ पे वेपर नहीं बन सकती? आप यहाँ पानी रख के जाइए इस बेंच पर, 15 मिनट बाद में आके पानी उड़ जाएगा, यहाँ से नहीं उड़ेगा। आप गिरा के देख लीजिए बेंच पर, थोड़ा पानी गिरा के देखिए आप बेंच पर। अपन क्लास लेंगे तब तक मैं बता रहा हूँ पानी उड़ जाएगा। तो वो पानी, हाँ देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। यही दिक्कत है, अपन प्रैक्टिकल करके देखे नहीं। थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए अपनी बेंच पर, बस। अब इसको पड़े रहने दीजिए, थोड़ा फैला दीजिए। जितना ज्यादा फैलाएंगे ज्यादा सफेद ज्यादा मिलेगी, बस ठीक है। हाँ, ज्यादा इसको इवोपरेट होगा। अब अपनी क्लास खत्म होंगे तब तक देंगे इसका वॉल्यूम या तो डिक्रीज हो जाएगा, टोटली ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? उड़ जाए, वेपोराइज हो जाए। इसका मतलब वेपोराइजेशन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू टेम्परेचर की सप्लाई चाहिए। और वो जब टेम्परेचर मिलेगा, दूसरी बात, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की कम है और यहाँ की ज्यादा है, सॉरी एटमॉस्फेयर की कम है और पानी ज्यादा है, तो पानी उड़ने लग जाएगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पानी नहीं उड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर्दियों के अंदर या फिर बारिश के दिनों के अंदर पानी नहीं उड़ता ज्यादा, लेकिन गर्मियों में ज्यादा उड़ता है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि अपन को वाटर को चेंज करना है वेपर में, किसमें चेंज करना है? लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करना है, तो उसके लिए कुछ हीट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वो कितनी होती है? 540 कैलोरी। लिख लिया? ओके। अब आगे अपन कुछ बातें और करते हैं, तब तक पानी उड़ जाएगा, ठीक है? अपन 2-4 बातें और करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कपड़े सुखाए हैं?
धो के। तो कपड़े सुखाए हैं क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सुखाए हैं क्या? हवा में सुखाए, तो हवा से भी तो पानी उड़ गया ना, कपड़े सूख गए। तो इसका मतलब है पानी को उड़ाने के लिए अपन को कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए। और वो जो टेम्परेचर एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देता है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80 कैलोरी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है 540 कैलोरीज। अब एक वर्ड आपने सुना होगा सब्लिमेशन, सुना है क्या? क्या होता है? नेफ्थलीन की गोलियां देखी आपने? नेफ्थलीन की गोलियां, ठीक है। अच्छा, उनको पुराने समय में अपने, अच्छा आज भी रखते होंगे। जब आप लंबे समय तक इस एटमॉस्फेयर में जब बरसात ज्यादा होती है तब लंबे समय तक अपने कपड़े खराब नहीं हो तो अपन नेफ्थलीन की गोलियां डाल देते हैं कपड़ों में, तो लंबे समय तक खराब नहीं होता। वो नेफ्थलीन अपन देखेंगे ना, तो जब आज डाली है अपन ने और महीने भर बाद में वो गोलियों का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा, गायब हो जाएगी, लेकिन वहां पर कोई लिक्विड पोर्शन नहीं आएगा। वो सॉलिड में थी और सीधी की सीधी किस में कन्वर्ट हो गई? गैस में। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड टू गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होना क्या होता है? सब्लिमेशन। यहां जो बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है लिक्विड, वो नहीं आती, गायब हो जाती है। सॉलिड का किसमें? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, तो ये क्या होता है? सब्लिमेशन। लेकिन बीच में एक स्टेट और आती है, क्या नाम है? लिक्विड, वो इसके अंदर नहीं होती, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? किसका किस में कन्वर्जन होना? सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग या विदाउट जो बीच वाली अपनी जो स्टेट है लिक्विड, वो लिक्विड के आए बिना सीधा कन्वर्ट। बाकी सारे चेंज होते हैं सॉलिड से गैस, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि बीच में एक और स्टेट आती है सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो सब्लिमेशन। अब अपन देखते हैं टोटली हुआ क्या। सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से गैस फॉर्म बन सकती है, गैस से वापस और लिक्विड से वापस, सॉलिड से सीधा और गैस से सीधा सॉलिड। इतना अपना पूरा का पूरा क्या हो सकता है? चेंजेस हो सकता है। सॉलिड का लिक्विड में बदलना फ्यूजन, लिक्विड का गैस में वेपोराइजेशन, गैस का लिक्विड में कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड में कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन। और यदि सॉलिड सीधे के सीधे किस में चेंज हो रही है तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? लिख दीजिए। लिख दिया। और इन सब में क्या चाहिए? या तो हीट चाहिए या हीट क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड में फ्यूजन, लिक्विड का गैस में वेपोराइजेशन, सॉलिड का सीधा गैस में और गैस का सीधा सॉलिड में डिपोजिशन, और लिक्विड का सॉलिड में आप लिख लीजिएगा फ्रीजिंग। लिख दिया। लिख दिया। अच्छा, अब एक तो अपन ने पढ़ी लेटेंट हीट, एक होती है सेंसिबल हीट।
सेंसिबल हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट क्या होती है? अच्छा, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? टच करेंगे तो सेंस आएगा अपने अंदर, अपन को फील होगा। अच्छा, आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को फील करिए, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को फील कीजिए, फर्क पड़ेगा क्या आपके हाथ पे? वही टेम्परेचर लगेगा दोनों का, कोई सेंस अपन सेंसिबल या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? इसका टेम्परेचर में चेंजेस देख सकते हैं क्या अपन? नहीं देख सकते। लेकिन सेंसिबल हीट का मतलब है कि एक 5 डिग्री सेल्सियस पे कोई मैटर पड़ा है और एक 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई मैटर पड़ा है, दोनों के अंदर टेम्परेचर अलग अलग होगा। कुल मिला के पानी एक 20 डिग्री सेल्सियस का उबल रहा है और एक 80 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों में हाथ डालेंगे अच्छा अच्छा सेंस आएगा आपके हाथ को भी, तो उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। मतलब अब अपन को स्टेट चेंज नहीं करनी, लेकिन क्या चेंज करना उसका? टेम्परेचर। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग इट्स टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द स्टेट इज नोन एज सेंसिबल हीट। तो लिखिए, लिख दिया? यहां तक तुम्हारा टेम्परेचर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि मेरा मतलब पता नहीं दिमाग मानता नहीं है थोड़े में। तो अभी समय है अपने पास, एक वर्ड और लिख लेते हैं अपन, लिख लें? हाँ, ज्यादा लाइन नहीं खाऊंगा मैं आपकी कॉपी की, नुकसान ज्यादा से ज्यादा आपका कॉपी का होगा, मतलब कॉपी भर जाएगी आपकी जल्दी, बाकी कोई नुकसान नहीं है। तो लिख लीजिए बोवन रेशियो। क्या होता है बोवन रेशियो? रेशियो बिटवीन सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट इज नोन एज बोवन रेशियो। कितनी सेंसिबल हीट है किसी भी सबस्टांस की और किसी कितनी उसकी लेटेंट हीट, इसका रेशियो क्या होता है? बोवन रेशियो। लिख लीजिए, रेशियो बिटवीन ratio between sensible heat and latent heat is known as Bowen ratio. Sensible heat and latent heat, ठीक है? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का जो रेशियो होगा उस रेशियो को क्या बोलेंगे? बोवन रेशियो। ये अपना टेम्परेचर हो गया कंप्लीट। अब आप मुझे सिंपली बता दीजिए कि टेम्परेचर का सोइल की अदर प्रॉपर्टीज पर या सोइल की अदर प्रॉपर्टीज का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, कौन कौन सी अपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है? ड्राई हो जाएगी। अब मुझे बताइए किस प्रॉपर्टीज की वजह से सोइल टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? जितनी अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, लाइक फर्स्ट नंबर पे अपने सोइल सेपरेट्स पढ़े, सोइल टेक्सचर पढ़ा, सोइल स्ट्रक्चर पढ़ा, पोरोसिटी पढ़ा, सोइल का अपने एयर पढ़ा, सोइल का कलर पढ़ा, पढ़ा ना? सोइल वाटर पढ़ना है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि अपने थोड़ी बहुत तो अपने देखा है यहाँ पे वाटर का क्या इफेक्ट आता है। तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मुझे बताइए सोइल टेक्सचर का क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा टेक्सचर सोइल का जल्दी गर्म हो जाएगा? सैंडी। सैंडी इजीली गर्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी, इसके बहुत सारे इफेक्ट है। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, पोरोसिटी कम होती है, ठीक है? तो इसकी वजह से उसमें ज्यादा सॉलिड पोर्शन है और सॉलिड पोर्शन इजीली वार्म अप हो जाता है। क्ले पोर्शन के अंदर सॉलिड पोर्शन कम है, पोरोसिटी ज्यादा है। सेकेंड नंबर चीज है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ज्यादा उसकी हीट क्या होती है?
टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब सैंडी टू क्लेली प्रोवाइड करवाने पर इजीली वार्म अप कौन सी हीट हो जाएगी, सैंडी। लेकिन क्ले सोइल ज्यादा इजीली हीट अप नहीं होगी, ज्यादा अपना इजीली चेंज इन टेम्परेचर नहीं करेगी। अच्छा, स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है स्पोरोडल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो इजीली वार्म अप हो जाती है, उसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है यकीनन, लेकिन स्पोरोडल टाइप की जो पोरोसिटी होगी उसमें वाटर भी ज्यादा होगा, उसमें वाटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो स्पोरोडल टाइप की जो पोरोसिटी होती है, सॉरी सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो इजीली वार्म अप हो जाता है, इसको टेम्परेचर अमूमन ज्यादा होता है बाकी जितनी भी अपनी स्ट्रक्चर है उससे। पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वाटर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन जब अपन बात करते हैं सैंडी सोइल की, तो सैंडी सोइल इजीली वार्म अप होगी, लेकिन कूल डाउन भी क्या होगी, जल्दी होगी। लेकिन क्ले सोइल धीरे धीरे गर्म होगी, लेकिन लंबे समय तक क्या होगी, ठंडी होगी। लंबे समय उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा वापस कूल डाउन होने के लिए, वापस ठंडा होने के लिए। ये कुछ इफेक्ट है, वैसे तो पूछते नहीं है लेकिन अपने दिमाग में रखने। और दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि डाययूरेनल चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ सोइल, सोइल का जब दिन और रात में चेंजेस होते हैं तब क्या फर्क पड़ता है सोइल की बॉडीज पर। तो सोइल जो होती है वो अब टू टाइप की अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर की जो लेयर होती है 0 to 15 सेंटीमीटर और एक होती है 15 to 60 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, नाइस सरफेस सोइल। कौन सी सोइल, और इसको सब सोइल। कौन सी सोइल, सब सोइल। सब सरफेस नहीं कहते, सब सोइल, ठीक है, सरफेस सोइल एंड सब सोइल। अब अपन बात करते हैं, दिन की 2 बजी, समय है 2:12। नहीं बोलते बिग बॉस में, बिग बॉस नहीं देखते, मत देखा करो मूर्खों, एग्जाम में पढ़ा करो, ठीक है, हाँ देखते हैं, ठीक है। 2 बजे हैं, 2 बजे में टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होगा तो ऊपर वाली जो लेयर है वो ज्यादा गर्म होगी कंपेयर टू लोअर या सब सोइल। लेकिन अपन बात करते हैं, अब बजे सुबह की 4, कितनी बजी है, सुबह के 4 बजे। अब बिल्कुल गर्मी नहीं है, एकदम ठंडी शीतल हवाएं चल रही है। अब क्या होगा, ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। लेकिन जब अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो होगी वो क्या होगी, गर्म। क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो अपना जितना भी उसका जियोलॉजिकल प्रोसेस है वहां से भी तो हीट आ रही है, क्योंकि धरती जो गर्भ भूगर्भ है वो भी तो गर्म है, उससे जो हीट आ रही है और उसकी वजह से नीचे वाला पोर्शन ये क्या रहेगा, गर्म। इसका जो ठंडापन है, इसका जो कूलिंग इफेक्ट है, उसको नीचे जाने में समय लगेगा, इसलिए ऊपर वाली लेयर तो ज्यादा ठंडी हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली लेयर क्या रहेगी, गर्म रहेगी। ऐसा ही कुछ इफेक्ट विंटर और समर का भी होता है। विंटर के अंदर ऊपर की लेयर क्या रहती है, कूल रहती है, ठंडी रहती है, लेकिन नीचे की लेयर क्या रहती है, गर्म। लेकिन समर के अंदर क्या होता है, ऊपर की रहेगी गर्म और नीचे की क्या रहेगी। इसको 2 अपन बातें बोल सकते हैं, एक होता है डाययूर्नल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर और एक होता है सीजनल चेंजेस। एक तो होता है डाययूर्नल चेंजेस और एक होता है सीजनल चेंजेस। डाययूर्नल चेंजेस क्या होता है, दिन और रात का अलग अलग होता है। दिन में अपर सरफेस ज्यादा हॉटर रहेगी कंपेयर टू लोअर सरफेस या लोअर लेयर या सब सोइल, बट अब इसका जो ऑपोजिट होगा वाइस वर्सा होगा नाइट में। वैसे ही सीजनल चेंजेस में क्या होगा, समर में अपर लेयर ज्यादा हॉटर रहेगी कंपेयर टू लोअर लेयर या सब सोइल, बट इसका वाइस वर्सा होगा किसमें, विंटर में। किसमें, समझ में आई नहीं आई, तो लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर डाययूर्नल चेंजेस इन टेम्परेचर, DIURNAL, diurnal या diurnal changes in temperature। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे आप, हाँ डे नाइट चेंज, ये तो लिख लीजिए आपको समझने के लिए, क्योंकि कल भूल जाएंगे आप कि ये है क्या भला, ठीक है। डे नाइट चेंज,
डे और नाइट में जो टेम्परेचर चेंज होता है उसमें। अच्छा, मैंने समय भी वही लिखवाया है जब टेम्परेचर हाईएस्ट होता है सोइल का और लोवेस्ट होता है सोइल का। सुबह के 4 बजे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है सोइल का, और रात की दिन की 2 बजे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है अपनी सोइल का, 2 से 4 बजे तक। ठीक है, और ऐसा ही कुछ सीजनल चेंजेस भी आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब लिखिए सोइल वाटर। सोइल वाटर क्या होता है? वाटर प्रेजेंट इन वॉइड्स बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। जो वॉइड्स होते हैं सोइल पार्टिकल्स के बीच में, उसमें वो जो वाटर प्रेजेंट होगा उसी को तो क्या बोलेंगे? सोइल वाटर। इट मे बी इन लिक्विड फेज और मे बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी रह सकता है और लिक्विड फेज में भी रह सकता है। कभी कभी अपन सोइल वाटर को सोइल मॉइस्चर कह देते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सोइल वाटर, सोइल मॉइस्चर जो लिक्विड और गैसियस फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर सोइल के पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स जो होते हैं, पोर, उन पोर में प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सोइल वाटर। तो लिखिए वाटर और मॉइस्चर water or moisture present in pores of soil, present in pores of soil. Pores of soil is known as soil water. अच्छा, अपन सोइल वाटर पढ़ने से पहले वाटर पढ़ लेते हैं कि वाटर क्या होता है। अच्छा बताइए, वाटर क्या होता है? H2O वाटर होता है। नाइस। और लिक्विड होता है हमेशा? नहीं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, लेकिन हमेशा लिक्विड हो जरूरी नहीं है। वाटर 3 फेज सिस्टम है, तीनों फेज में रह सकता है, इजीली कन्वर्ट भी हो सकता है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। अपन इधर कोई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज किए अपन इसको चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करना होता है। अच्छा, इस प्रकृति के अंदर इस जो अपना एनवायरनमेंट है, इसमें भी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, टेम्परेचर चेंज करके वाटर को चेंज कर देता है। लाइक हिमालय में पानी पड़ा है बर्फ के रूप में, लाइक अपने समुद्रों के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर लिक्विड के रूप में, और एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर फॉर्म में बहुत सारा पानी पड़ा है बादलों के रूप में, और ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर में अपने एनवायरनमेंट में पड़ा है। पानी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए मेनली 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और प्रेशर बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो अभी उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर देंगे अपन लिक्विड पोर्शन पे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना ज्यादा अपन गैस पे प्रेशर देंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और ऐसा आपने देखा भी होगा, एलपीजी, सीएनजी गैसेज होती है, लेकिन इसको आप अपने टंकी के अंदर भरवाइए, किस रूप में भरेंगे? अच्छा, वहां तक मत जाइए। आप फॉग यूज करते हैं, आप परफ्यूम यूज करते हैं, परफ्यूम की छोटी सी डिब्बिया के अंदर आप देखेंगे वो लिक्विड के रूप में होता है, लेकिन जब आप स्प्रे करेंगे वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। विदाउट गैसेज वाला बहुत सारे आते हैं, नहीं आते? हाँ, टोटल लिक्विड सस्पेंशन, बिना किसी गैसियस सस्पेंशन के,
चले लंबे समय तक, नहीं आता। अच्छा, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर एक्चुअल में गैसेस को हायर प्रेशर के साथ क्या कर लेता है, पैक कर लेते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में हो जाती है। आप CO2 को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ कंडेंस कीजिए, वो आइस में चेंज हो जाएगी, बर्फ में, और उसको बोलते हैं ड्राई आइस, सॉलिड आइस। ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस क्या होती है, कंडेंस्ड CO2, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। शुष्क बर्फ नहीं पढ़ा 10th क्लास के अंदर, NCERT की बुक में था, नहीं पढ़ा हो तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अच्छा, मैं 10th तक तो कहां जाऊं, आपको तो UG का याद नहीं रहता, समस्या अपने साथ बहुत भयंकर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइस क्यूब क्या है, ठीक है, तो अपन टेम्परेचर चेंज करके वाटर को किसी भी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर को यूनिवर्सल, समय के साथ वो हर वस्तु को घोलने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं है इंस्टेंट घोल लेगा, इंस्टेंट नहीं, लेकिन समय रहा तो ये पूरा का पूरा आयरन को अपने साथ घोल लेगा ये। लेकिन हाथों हाथ घोले ऐसा जरूर नहीं, सालों तक आयरन पड़ा रहे अंदर तो ये आयरन घुल के वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएगा। आपने देखा होगा जंग के रूप में धीरे 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 आयरन रिलीज होता जाता है और वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। और वाटर अब हर किसी वस्तु को घोल सकता है, लेकिन उसको समय चाहिए। लेकिन कुछ वस्तुओं को बहुत इजीली घोल देता है, जैसे NaCl, नमक डाला घुल जाएगा, इनो अपना नींबू डाला घुल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा नींबू कहाँ है पानी कहाँ है। इजीली सॉल्युबल चीजें भी बहुत सारी, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ घुल जाती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तीनों स्टेट में है, और इसका फॉर्मूला है H2O। क्या है, और जल के लिए तो आपने बहुत सारे स्लोगन भी बचपन में पढ़े होंगे, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं, बचाओगे जल नहीं, आज नहीं बचाओगे जल तो क्या पियोगे कल, ऐसा सुना है ना आपने। हाँ, तो ये सारा का सारा पानी के लिए तो बहुत सारे विद्रोह भी हुए, पानी के लिए बहुत सारे आपके क्रांतियां हुई पानी के लिए। वाटर के लिए आपने देखा होगा कि गांव स्तर से लगाकर पूरे देश और वर्ल्ड के लेवल पर भी बहुत सारी बातें होती है, समिट होती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनते हैं, और वाटर पॉल्यूशन का भी एक्ट बना, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट बना, वाटर एक्ट बना 1974 में। तो ये सारी बातें पानी के लिए अपन ने बहुत सारा कुछ किया। इस पानी का जब अपन शुरुआत करते हैं तो ये पानी है क्या एक्चुअल में, ये H2O है। ये क्या है, हाइड्रोजन के जब दो मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, ऑक्साइड, जब ऑक्साइड मतलब O2 माइनस H प्लस हाइड्रोजन या प्रोटॉन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन कितने, 2। अच्छा, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्यों कहते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, क्योंकि अपन इसके बाद में या तो केमिस्ट्री शुरू करेंगे या फर्टिलिटी, और वहां पे मुझे दिक्कत ज्यादा होगी तुम्हें समझाने के लिए। फिजिक्स तो मैं तुक्के में पढ़ा सकता हूं, तुम्हें ऐसे हाँ होगा ना, हाँ सर होगा, तब खत्म है। लेकिन केमिस्ट्री जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक नहीं समझ में आएगी, रटने का भी कुछ नहीं है। तब H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, H प्लस, या फिर अपन पहले बात करते थे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पर, पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आता है, और 1 नंबर पे आता है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी लगभग कितना होता है, 1.008 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1.008 ग्राम। किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1 है। और इसका नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। और ऐसा बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर होता है। किसका नंबर होता है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा। अच्छा समझिएगा, मॉलिक्यूलर वेट बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितने, हाइड्रोजन में नंबर भी कितने, 1। जब वेट की बात करें तो वेट भी कितना, 1। इसका मतलब प्रोटॉन तो 1 है, क्या न्यूट्रॉन की जगह पे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, 0 होगा। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। 1 होता तो 2 हो जाता ना इसका, तो कितने होते हैं, 0 हो जाता। और इसमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब देखो, जब H प्लस बनेगा, क्या बनेगा, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है,
रिलीज कर दिया है। क्या कर दिया है? जब इसके अंदर न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्या कर दिया? रिलीज। तो पीछे बचा क्या? एक प्रोटॉन ही तो बचा। तो H प्लस बोलूं या प्रोटॉन बोलूं, अलग बात है क्या? नहीं, एक ही बात। क्या बात है? समझ में आई? वापस समझते हैं एक बार, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं 0, इलेक्ट्रॉन होता है 1, प्रोटॉन होता है 1। जब कोई भी एटम, कब कोई भी मॉलिक्यूल एटम प्रोटॉन को रिलीज करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और उसके ऊपर माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है और क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, त्याग देता है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो गया बाहर, माइनस वाला गया, पीछे कौन बच गया? प्लस वाला। कितना बच गया? तो इसके ऊपर कितना प्लस आ जाता है? तो H प्लस का मतलब क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। क्या कर दिया है? और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसको मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन हाइड्रोजन मेटल, यही तो अपवाद है, इसलिए इसको कुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवारा कुत्ता बोलते हैं इसको, ठीक है? गली का डॉग बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये एक जगह, इसकी जो प्रॉपर्टी है और इसका जो रहने का स्थान है वो अलग अलग है। ये रहता तो किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ रहता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सारी किसके जैसी है? मेटल्स के जैसी। तो थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसलिए इसको कुत्ता बोला जाता है, आवारा कुत्ता। क्या सा कुत्ता? कुत्ता है तो कुत्ता नहीं। ये हाइड्रोजन कौन? अच्छा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने? एक इलेक्ट्रॉन था, वो छोड़ दिया, तो पीछे कितना बचा? तो इसलिए H प्लस को और क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी होगी कभी, तो बोलते हैं those molecules which release the protons is known as acid, which adsorb the proton is known as base। नहीं पढ़ा? और पढ़ा होगा तो ध्यान से पढ़िएगा कि जो हाइड्रोजन छोड़ते हैं, प्रोटॉन छोड़ते हैं, उनको तो एसिड बोलते हैं, अम्ल। और जो हाइड्रोजन लेते हैं और प्रोटॉन लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ये 11th 12th में अपन जब पढ़ रहे थे ना, तब अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, अपन भूल गए। सॉरी, समय बहुत बर्बाद हो गया। तो अपन वापस आते हैं H2O पे। किस पे आते हैं? तो कितने हाइड्रोजन के प्रोटॉन से, कितने प्रोटॉन से? 2 एंड 1 ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्साइड है। जब 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलते हैं तो ऐसी बननी चाहिए, ऐसी सिमेट्री बननी चाहिए। लेकिन होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की हाई होती है। क्या होती है? हाई। और जब ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और ये प्लस प्लस भी हाई है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ये दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और वो डिफरेंट, अलग, ये भी अपने अलग डायरेक्शन में और ये भी अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? मूव हो जाएंगे। इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा और ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्थिति है वो कैसी हो जाएगी? डाइपोलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डाइपोलर। ऑक्सीजन का नेगेटिविटी फोर्स जो है एक साइड आ जाएगा और प्लस फोर्स जो है किसकी साइड आ जाएगा? दूसरी साइड आ जाएगा। होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन होता नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होता, एक लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनाता। लेकिन कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? बिल्कुल, ये वी शेप की स्ट्रक्चर बनाता है, प्रिज्मिक स्ट्रक्चर बनाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि एक पोल मीन जो पॉजिटिव फोर्स है वो एक साइड आ जाते हैं और नेगेटिव फोर्स क्या आ जाते हैं? दूसरी साइड। इसका मतलब है जो वाटर होता है किस नेचर का होता है? डाइपोलर नेचर का। और जो भी मॉलिक्यूल्स डाइपोलर नेचर के हैं वो बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि ये माइनस को भी घोल लेते हैं और प्लस को भी। प्लस के साथ माइनस जुड़ के घुल जाएगा और माइनस के साथ प्लस जुड़ के क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ये डाइपोलर नेचर के। किस नेचर के हैं? डाइपोलर। आई बात समझ में? और इसकी शेप कैसी होती है? प्रिज्मेटिक शेप होती है। और कभी कभी पूछा जाता है कि इनके अंदर दो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है? 105 डिग्री सेल्सियस। ये अपन सब कब डिस्कस करेंगे? कल डिस्कस करेंगे। कब करेंगे? कल। क्योंकि अभी क्या हो गया है? समय। और समय से ज्यादा पढ़ाना पाप है। क्या है? पाप है। अरे पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाता, मैं रुपयों के लिए पढ़ाता हूँ, इंडियन करेंसी के लिए पढ़ाता हूँ। पैसे बहुत में पहले बंद हो गए, ठीक है? क्या? हाँ देखो ना पानी,
वैसे नहीं पढ़ा है आप, है ना। अभी एक और क्लास है क्या पीजी की, सॉरी पीबीजी की, हाँ जीपीबी की, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, तब तक इसको छेड़ना मत, यहीं पड़े रहने देना, धीरे धीरे ये उड़ेगा। है नहीं है, दो ही है, कल आना सुबह, यहां से पहुंच देंगे हम। अरे आपने कपड़े तो सुखाए हैं ना, कपड़े